नमस्कार। एक वक्त था जब हम ये मानते थे कि अंतरिक्ष में शायद ही कोई जीते जी पहुंच सके, लेकिन आज हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करना अब हमारे लिए एक हकीकत बन चुका है। चांद पर कदम रखने के बाद अब हमारी नजर है मंगल ग्रह पर। मुद्दतों से इंसान के मन में यह चाह पलती रही है कि उसे पंख लग जाएं और वो उड़ने लगे। एक यूनानी लोक कथा के मुताबिक आइक्रस ने चिड़ियों के पंखों से अपने लिए एक जोड़ा पंख बनाया और उन पंखों को मोम से अपने बदन पर चिपकाकर उसने उड़कर सूरज तक पहुंचने की कोशिश की। काफी ऊंचाई तक उड़ते सूरज के इतने करीब जा पहुंचा कि उसके ताप से पंखों का मोम पिघल गया, पंख झड़ गए और वह सागर में जा गिरा। लेकिन आइकरस कभी मरा नहीं, वह जीता रहा, जनमानस में अजर अमर याद बनकर जीता रहा और इंसान के मन में उड़ने की इच्छा हमेशा के लिए छोड़ गया। हमारे पूर्वजों का विश्वास था कि वह सितारों तक पहुंचना चाहता था, जो असल में भगवान का घर है। वैसे उन दिनों चांद तक उड़ान भरना बच्चे बच्चे का सपना हुआ करता था। लेकिन आज क्या हम उन अंधविश्वासों से काफी दूर नहीं निकल आए हैं? सच तो यह है कि हम अब अंतरिक्ष के यात्री बन गए हैं और हमारी नजरें पृथ्वी के कॉस्मिक क्षेत्र के पार अन्यान्य रसे बसे ग्रहों पर गड़ गई हैं। उसी तरह रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह पर भी हमारी निगाहें जमी हैं और हम उसे जीत लेने की तैयारी में व्यस्त हैं। यहां अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में हमारे अंतरिक्ष यात्री काफी लंबे अरसे तक प्रशिक्षित किए जाते हैं ताकि वे लोग अंतरिक्ष और साथ ही मंगल ग्रह के नृशंस परिवेश का मुकाबला कर सकें। मंगल भूवैज्ञानिक अतिशयता भरा ग्रह है। अतीत में दहकने वाले ज्वालामुखी के उपद्रव, उल्कापात, बाढ़ और आंधी तूफान के यंजावत ने इसे भूभाग को आकार दिया। यह जगह असहनीय रूप से सर्द है। समूचा परिवेश ज्यादातर झीने कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। यहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन यहाँ अक्सर महीन धूल कणों से भरे तेज बवंडर और आंधी तूफान का चंदोवा सा तना रहता है। ओजोन चूंकि मंगल के ऊपरी वायुमंडल में सुरक्षात्मक घने की परत नहीं है, यहाँ किसी भी किस्म के जीवन को सूरज के अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाया नहीं जा सकता। इसलिए मंगल ग्रह पर जीवन के कोई निशान नहीं है। फिर क्यों ऐसी अनामंत्रित जगह हमें बार बार आवाजें देती हैं? फिर भी इंसान मंगल ग्रह पर जाने को उतावला रहता है। उस ग्रह पर हंसता खिलखिलाता जीवन है, इस ख्याल में आखिर क्यों खोया रहता है? मार्स ग्लोबल सर्वेयर वहां से हमें पर्याप्त आंकड़े भेजता रहा, जो मंगल ग्रह में पर्याप्त जल होने की पुष्टि और समर्थन करता रहा। अगर ये सच है, तब तो हमने मंगल ग्रह की तरफ जो स्पिरिट रोवर यान भेजा था, उस यान के पहिए दरअसल मंगल ग्रह में किसी प्राचीन सागर को ही खोदते रहे हैं। हुआ ये होगा कि वायुमंडल के निम्न दबाव तले एक महासागर बना होगा, जिसने मंगल ग्रह के जल को मिट्टी में समो लिया और उसे बर्फ बना दिया। वैज्ञानिक वर्ग काफी आशावान है। उन लोगों को उम्मीद है कि टेरा फार्मिंग के जरिए वे लोग मंगल ग्रह के परिवेश को बदल देंगे और उस ग्रह को नम और उष्ण बना देंगे, जहां के वायुमंडल में उमड़ती हुई नदियां होंगी
और गरजते हुए सागर, यानी ये जगह मानव के रहने सहने के लिए आदर्श होगा। क्या ये दूरगामी सपना है? खैर, अगर ऐसा ही होता तो वैज्ञानिक वर्ग अपना आधुनिकतम साल्वो मंगल की तरफ क्यों दागते? साल्वो कलापूर्ण सबसे आधुनिक ऑर्बिटर है जो लैंडर के अलावा भ्रमणशील यान, गुब्बारा और एक क्राफ्ट से लैस है जो मंगल ग्रह की मिट्टी के बहुमूल्य नमूने पृथ्वी पर लाएगा। इस दुनिया से दूर किसी दुनिया में पहुंचने की कल्पना हमें कितनी रोमांचित करती थी। अगर अंतरिक्ष अनुसंधानों की यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने पड़ोसी मंगल ग्रह को अपना आशियाना बना ले। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक इस दिशा की ओर अपने कदम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तत्कालीन मंगल और इसके जल के अतीत को समझने में यह शायद हमारी मदद करेगा। यह मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर रेड प्लैनेट के रहस्योद्घाटन की कोशिश करेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यह मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर सन 2005 की अगस्त में लॉन्च किया गया था और 7 महीनों बाद यह मंगल के करीब पहुंच गया। लेकिन मंगल ग्रह के ऊपर अपने सही गंतव्य तक पहुंचने में 6 महीने और लगेंगे क्योंकि इसके एरो ब्रेकिंग में थोड़ा वक्त लगेगा। यह ऑर्बिटर वहां के धातुओं और खनिज का विश्लेषण करेगा, धरातल के नीचे पानी की भी खोज करेगा, धूल और हवा में पानी के संचयन का भी पता लगाएगा। इसके अलावा भावी अभियानों के लिए अवतरण स्थानों की भी पहचान करेगा। एक अन्य अंतरिक्ष यान मार्स ओडिसी सन 2001 के अक्टूबर महीने से रेड प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और उसे प्रमाण मिले हैं कि मंगल के उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में बर्फ का एक विशाल भंडार स्थित है। इस प्रमाण की पुनः जांच के लिए मार्स ओडिसी अपने रोबोट नुमा खोजी फेनिक्स का उपयोग करेगा जो मंगल के उत्तरी अक्षांश की छानबीन करेगा। उम्मीद है कि फेनिक्स सन 2008 की मई में मंगल ग्रह में पहुंच जाएगा। आइए हम देखें कि सन 2008 की मई को सचमुच क्या होने वाला है। वहां लैंडर मौजूद है और फेनिक्स भी मौजूद है। दोनों ताप शील्ड के अंदर रहकर मंगल के झीने वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। यह जो पैराशूट आप देख रहे हैं, ये निहायत मजबूत फेनिक्स की तेज रफ्तार को धीमी कर देगा। ताप शील्ड का निचला आधा हिस्सा खुलकर गिर पड़ा। ऊपर का आधा हिस्सा फेनिक्स से चिपका रह गया, जिसमें से पैर अब नजर आने लगे हैं। ओहो, ये क्या महासर्वनाश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो फेनिक्स है, अपना पैराशूट तोड़कर बाहर निकल रहा है और उसके बाद ताप शील्ड का ऊपरी आधा हिस्सा तोड़ रहा है। अच्छा, ये फेनिक्स क्या कोई दुर्भाग्यजनक क्रैश लैंडिंग तो नहीं करने वाला? अरे नहीं, हरगिज नहीं। अवतरण इंजन ने इसे धड़ाम से गिरने से रोक दिया है। जरूर इसका सुरक्षित अवतरण होगा। इस तरह फेनिक्स पूरी उत्सुकता के साथ मंगल ग्रह की आर्कटिक धरती पर आ पहुंचा। इसका लक्ष्य है पानी और अतल में बर्फ की तलाश, जहां जीवन के निशान ढूंढने के लिए आर्कटिक की मिट्टी की जांच परख करना। न कोई धूमधड़ाम, न कहीं कोई देरी। गहन गंभीर फेनिक्स ने अपना काम और लगभग अगले 3 महीनों तक फेनिक्स सच्चा खोजी बना रहेगा। अब 2010 की जुलाई में
कोई अन्य जिज्ञासु यान किसी घुसपैठिए की तरह मंगल की धरती पर सफर करेगा। यह घुसपैठिया कोई और नहीं, रोवर होगा जो मार्स साइंस लेबोरेटरी पर सवार होकर आएगा। इस ग्रह को और अधिक गहराई से खोदा जाएगा और अधिक जांच पड़ताल की जाएगी तथा नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। और ये तय है कि मंगल ग्रह पर ये सारे कार्य सन 2010 तक पूरे हो जाएं। ऐसा संभव नहीं है। हमारे अंतरिक्ष अभियानों ने सौर मंडल की ढेर सारी जानकारियां इकट्ठी की हैं। कुछ अभियान तो हमारी ग्रहमाला के बाहर भी भेजे जा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने इंसानों ने दूसरी जमीन पर अपने कदम रखे हैं? ये मैं आपको बताऊंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तक 12 ही ऐसे इंसान हैं जिन्होंने किसी दूसरी जमीन पर कदम रखे हैं और वो भी सिर्फ चांद तक पहुंच पाए हैं। लेकिन हमने अंतरिक्ष यान लगभग सभी ग्रहों तक भेजे हैं। इन अभियानों से मंगल ग्रह के बारे में क्या जानकारी मिली, आइए देखते हैं। नासा की योजना है कि सन 2014 तक वह मार्स सैंपल रिटर्न मिशन भेजे। इस अभियान में रोबोटिक प्रणाली को और ज्यादा उन्नत किया जाएगा और मंगल में अवतरण रॉकेट को भी बेहतर बनाया जाएगा। अच्छा, हम क्या उस मिशन की एक झलक देख सकते हैं? जी हाँ, जरूर देख सकते हैं। ये लीजिए, हम नासा लैंडर के बिल्कुल सामने हैं। नासा लैंडर मंगल ग्रह में उतरने ही वाला है। रॉकेट दागा गया, जो ये खुशखबरी दे रहा है कि लैंडर अब धीमी गति में सुरक्षित ढंग से मंगल ग्रह की धरती पर सही सलामत कदम रखने ही वाला है। अब रेडियो की तरफ से रेडियो संकेत मिलते ही लैंडर के सर्कुलर सोलर पैनल्स सक्रिय कर दिए गए हैं। रोबोट उतर पड़ा है और फटाफट अपने काम में भी जुट गया। इसके दोनों स्कूप्स ने मिट्टी के नमूने इकट्ठे करके कनस्तर में भरते जा रहे हैं। और ये रहा चमत्कारों से बढ़कर चमत्कार, बाहरी अंतरिक्ष का अद्भुत कमाल। मिट्टी के नमूनों से भरा हुआ कनस्तर एकदम अंतरिक्ष यान में बदल गया और इसके सारे इंजन चालू हो गए हैं और अब यह पृथ्वी की ओर वापस लौट रहा है। अब तक हमने जितने भी मंगल ग्रह अभियान देखे, उन पिछले अभियानों के बाद यह पहला ऐसा अभियान है जिसमें मानव सवार है। अपने प्रारंभिक अपोलो मिशन की तरह मंगल की ओर यह पहला अभियान भी संक्षिप्त होगा। शटल प्रक्षेपयान में आवास मॉड्यूल समेत 4 या 6 मर्द औरत, पर्याप्त खाने पीने के ढेरों सामान और मंगल ग्रह तक पहुंचने जितने ईंधन के साथ यात्रा करेंगे। अंतरिक्ष मॉड्यूल जैसे मंगल के करीब पहुंचता जाएगा, इंसान बिना किसी यंत्र की मदद के खुद अपनी आंखों से मंगल ग्रह की लाल मिट्टी की जांच परीक्षण करेगा। ये अंतरिक्ष यात्री पूरे साल भर मंगल ग्रह के निवासी बने तंबू में रहेंगे और वहां एक इन्फ्लेटेबल ग्रीन हाउस बनाएंगे। वे लोग रोवर्स और रोबोट नमा यान दोनों के जरिए इस ग्रह की जानकारी प्राप्त करेंगे। चट्टान और मिट्टी के नमूने इकट्ठे करेंगे जिसमें उन्हें शायद जीवन के निशान भी मिल जाए।
योजना यह है कि एक अनोखा अर्थ रिटर्न व्हीकल या ERV को वहां उतारा जाएगा, जो मेहनत भरा और थकान भरा अभियान पूरा करने के बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर ले आएगा। जी हां, आप लोगों को विश्वास हो या न हो, ERV में मंगल ग्रह का ईंधन भरा जाएगा, यानी मंगल ग्रह के वायुमंडल में उपलब्ध पदार्थों से ही ईंधन तैयार किया जाएगा। मंगल ग्रह के ईंधन से संपन्न यान को घर वापसी की यात्रा में 6 महीने लग जाएंगे। अब इस शानदार दृश्य का नजारा करें। पृथ्वी पर लौटते वक्त ERV मंगल के घीने वायुमंडल को चीरकर एकदम से प्रकट होता हुआ। वाकई दुर्लभ दृश्य है ना? लेकिन ये कब तक दुर्लभ बना रहेगा? इंसान की ये अथक अपराजेय खोज अंतरिक्ष की सीमाओं पर दस्तक देकर इसे छोटी और छोटी बनाती रहे, और बहुत जल्द हम ऐसे कई टेक ऑफ का नजारा करेंगे और अंतरिक्ष के धरातल पर पहुंचते रहेंगे। मुमकिन है हमारा वर्तमान घर द्वार कभी छुट्टियां बिताने की जगह या सैरगाह बन जाए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये बात तय है कि मंगल ग्रह में बसे हमारे विशाल नगर महानगर शान से सिर उठाए खड़े रहेंगे और पृथ्वी के महान दूरदृष्टाओं को सम्मान से सलाम करेंगे, और तब हम सब मंगल ग्रह के बाशिंदे बन जाएंगे, मंगल ग्रहवासी। आमीन। अपने इस कार्यक्रम में जहां एक और हम अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने ग्रह की गुत्थियां भी सुलझ रहे हैं। जैसे किस तरह पानी के बगैर रह पाता है ये जीव। रेगिस्तान, बेरहम भूप्रदेश, 50 डिग्री या उससे भी ज्यादा तापमान, पृथ्वी की 20% से भी ज्यादा सतह रेगिस्तानी है। इन इलाकों में जिंदगी असंभव सी लगती है, लेकिन एक जीव इन इलाकों के मुताबिक ढल गया है। ये है ऊंट, रेगिस्तान का जहाज। ऊंटों को बहुत कम पसीना आता है। ये जीव अपने शरीर का तापमान बढ़ा सकते हैं, जिससे इन्हें बाहर की गर्मी ठंडक लगती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि ऊंट अपने कूबड़ में पानी जमा कर लेता है, लेकिन इस कूबड़ में पानी नहीं, चर्बी होती है। ऊंट जमा की गई इस चर्बी को सूखे के मौसम के दौरान आहार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब ऊंट को पर्याप्त आहार मिलने लगता है तो ये कूबड़ आकार में फिर पहले जैसा हो जाता है। ऊंटों की आंखों पर पलकों की 2 सतहें होती हैं और बालदार भौहों की तीसरी सतह उनकी बड़ी बड़ी आंखों को रेगिस्तान की रेत से बचाती है। उनके कानों पर मौजूद घने बाल रेत को उनके अंदरूनी अंगों में दाखिल होने से रोकते हैं। इनके चौड़े गद्दीदार और नरम पैरों में 2 अंगूठे होते हैं, और जब ये भारी वजन लेकर चल रहे होते हैं तो ये उन्हें नरम रेत में धंसने से बचाते हैं और इस तरह ऊर्जा की बचत करते हैं। भारत में 2 तरह के ऊंट मिलते हैं, 2 कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट और 1 कूबड़ वाले ऊंट। ऊंट मंगोलिया, लेह लद्दाख और राजस्थान के थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों में लोगों की जीवन रेखा है। इनका दूध बहुत ही पोषक होता है और इसकी काफी मांग रहती है। इनके ऊन से कंबल बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल पर्यावास के बर्बाद होने तथा ट्रैक्टरों के आने से इनकी संख्या कम होती जा रही है। हमें आपके बहुत सारे खत मिल रहे हैं, तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो 5 दर्शक जिन्हें चुना गया है आज का विनर।
कॉन्टेस्ट नंबर 1 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम हैं। उड़ीसा से निर्मला चंद्र पांडा, रायपुर से आदित्य खजांची, रांची से संगीता, आदिलाबाद से देशनुकु रवि और दिल्ली से अंजलि ठाकुर। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर को कब लॉन्च किया गया? ए वर्ष 2000 में, बी वर्ष 2005 में या सी वर्ष 2007 में? इसका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमारे पते पर जरूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसी ही यात्रा करना चाहते हैं तो तैयार रहिएगा अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त कुछ और अनुभवों को समेटने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। अपने अगले अंक में हम आपको ले चलेंगे जुपिटर यानी बृहस्पति की ओर।